वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी वेरी वेल। तो मैं आप सभी के लिए आईसीआर का जो कि 7-8 जुलाई को पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट है जिस उसमें जो अपना इंक्लूड होगा सब्जेक्ट वो है सामान्य ज्ञान। इसी के साथ मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको मैं अलग से करवा दूंगा। इसी के साथ मैं साइंस करवाऊंगा आपको और इसके साथ मैं सामाजिक विज्ञान आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। और आपको एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इस तरह का अपना जो पेपर आता है, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट दे रखा है, इस तरह का पेपर आता है तो ऑफिशियली बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। लगभग आप ये मान के चलो लास्ट टाइम अपनी कट ऑफ थी लगभग जनरल की 61 के आसपास। तो यदि ऐसा पेपर आया तो आप ये मान के चलो 70 से मतलब 75 से 80 के बीच इसकी कट ऑफ रह जाएगी, क्योंकि ये जो पेपर है वो इजी गोइंग में है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन का सामान्य ज्ञान जो पार्ट है उसको उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, सामर झील कहाँ स्थित है? सामर झील कहाँ स्थित है? तो बेसिकली आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि रसायन विज्ञान में 2021 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत है वो अपने जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। लगभग 2014 के आसपास ये योजना है, इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शेख हसीना निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो आप सभी को पता ही होगा कि शेख हसीना कहाँ के प्रधानमंत्री है, वो है बांग्लादेश की। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? हालांकि ये लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, तो लगभग एक्सपेक्टेशन है कि कब तक लॉन्च किया जाएगा। वैसे ही जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम है वो पहले से ही शेड्यूल कर दिए जाते हैं। तो इसकी जो उसका जो सेशन है वो लगभग 2024 में जो अपना गगनयान है, जो कि एक पहला मानव निर्मित है इंडिया का, सब मतलब ह्यूमनों द्वारा प्रोड्यूस किया गया है वो गगनयान। तो उसकी जो लॉन्चिंग है वो लगभग 2022 के आसपास कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बिहार। जबकि जनसंख्या की बात बिना जनसंख्या के यदि सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो वो यूपी में है, जबकि घनत्व की बात कर लेते हैं तो वो बिहार में है। ये अपना आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन कि गुप्त वंश के निम्नलिखित सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को पता है कि गुगली एक तरह से बॉल जो डालते हैं उसको बोलते हैं कि गुगली आपने कैसे फेंका उसको। तो जो गुगली वर्ड है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम कि BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था कोनेरू हम्पी द्वारा जीता गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लीला सैमसन किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो ये है भरतनाट्यम की। किसकी? भरतनाट्यम की। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में कृषि आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो कृषि आय की गणना की जाती है आउटपुट विधि द्वारा, इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस अपना मनाया जाता है 15 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो सबसे पहले उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया था वो लगभग 1974 के आसपास किया गया था। नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे गुरु नानक देव, जो कि गुरु नानक के बाद उत्तराधिकारी बने थे। नेक्स्ट अपन का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सिफारिश की थी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम
AFSPA 1958 को राज्य से निरस्त किया जाना चाहिए। तो ये जो मांग की थी वो नागालैंड राज्य, उसने इसकी डिमांड की थी। नौका दौड़ किस त्योहार को का हिस्सा है? तो आप सभी को पता है कि जो पहले तो बेसिकली पोंगल जो अपना तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में, बिहू असम में, और नवरात्रि लगभग राजस्थान में ही मनाया जाता है, बाकी यूपी इन साइडों में भी मनाया जाता है। तो जो नौका दौड़ है वो ओणम जो अपना त्यौहार है उसमें उसका एक पार्ट माना जाता है। कौन सा? नौका दौड़। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? अपना उत्तराखंड स्टेट में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुअर इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक है अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के तहत सती प्रथा को समाप्त किया था? तो सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। इसी के साथ हम 20वें क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका कौन से देश की है? बांग्लादेश की टका मुद्रा है। नवंबर 2021 में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये जो उद्घाटन किया था वो भगवंत खुबा द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो आप सभी को पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है अपना लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो कौन थी वही? कल्पना चावला। गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी? तो ये जो दीवान विभाग की स्थापना की थी वो बलबन ने की थी। और आपको एक मोस्टली क्वेश्चन बता दूं कि जो रक्त एवं लोहे की नीति थी वो भी बलबन ने ही अपनाई थी। रजिया सुल्तान है जो कि एक मतलब जो कि प्रथम महिला मुसलमान शासिका थी, और लास्ट भी यही थी, रजिया सुल्तान। इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी बनवाया था। ये गुलाम वंश के सभी जो दे रखे हैं ऑप्शन में वो गुलाम वंश के शासक हुए थे। तो चलिए अब अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक है मैथ, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं पर्सनली अलग से करवा दूंगा अलग वीडियो में। अब चलते हैं अपन साइंस की तरफ। तो चलिए अपन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ साइंस की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा। साइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी ने ओम के नियम के बाद ये भी पढ़ा होगा कि जो जो प्रतिरोध है वो किस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आर डिपेंडेड ऑन, यानी किस किस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो अपना डिपेंड करता है वो चालक की एक तो लंबाई और एक जो कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो उनको जब आर बराबर अब आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए करते हैं तो जो प्रोपोर्शनल है यानी कि समानुपाती, इसका जब मार्क को हटाने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए हम कांस्टेंट राशि लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आप करके देख लीजिएगा। आर बराबर यानी कि जो प्रतिरोधकता का मात्रक है, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि आर बराबर में एल अपॉन ए होता है। जैसे कि एल से एल आप ये मान के चलो, एल भी एक तरह से डिस्टेंस है और जो अपना एरिया है वो भी लगभग डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, जबकि है तो वो दोनों ही क्या? डिस्टेंस ही है। तो एल से डिवाइड करेंगे ए को तो एक एल कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता? तो जंतु कोशिका में आप सभी को पता है कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो हास्य गैस का मतलब है कि जिसको थोड़ा सूंघने से, स्मेल करने से अपन को हंसी आ जाएगी। तो वो कौन सी गैस है भैया? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वयं परागण को संदर्भित करता है। स्वयं परागण का मतलब है कि किसी पुष्प का अपने ही वर्तिकाग्र तक, परागकणों का अपने ही वर्तिकाग्र तक पहुंचना, उसे ही क्या बोलते हैं अपन? स्वयं परागण। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? एक ही फूल में पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण।
अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? तो किसी भी धातु के साथ जब अपना मरकरी या पारा जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है, तो उसे ही बोलते हैं अपन धातु अमलगम। यानी कि जैसे मैंने जेड के साथ बोल दिया तो जिंक अमलगम, Na के साथ बोल दिया तो सोडियम अमलगम, के साथ बोल दिया तो पोटेशियम अमलगम। यानी कि जिस भी मेटल्स के साथ अपना जो Hg जुड़ा है पारा, उसे ही बोलते हैं अपन अमलगम। तो नेक्स्ट 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है? तो रेशम कीट का जीवन चक्र है वो कैटरपिलर, प्यूपा, पहले अपना अंडा, फिर कैटरपिलर, प्यूपा, फिर वयस्क। यानी कि इस तरह से ये जीवन चक्र चलता है। पहले अंडा बनता है, इसके बाद उसमें से मतलब गर्मियों के दिनों में अंडे फूटते हैं। तो लगभग आप ये मान के चलो जो भी रेशम कीट का पादप है वो लगभग 200 से शायद 350 के आसपास अंडे देता है। तो इस तरह से अंडा, कैटरपिलर और प्यूपा, वयस्क, ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। 7वां क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है? तो आप सभी को पता है फास्फोरस की परमाणु संख्या है 15। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका है? तो आप देखिए चालन, संवहन और विकिरण, किसी भी वे में अपन जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा टीका क्षय रोग के लिए उपयोग किया जाता है? तो BCG का टीका क्षय रोग के लिए उपयोग किया जाता है, और जो इसका निर्माण किया गया था लगभग 1902 या फिर 1913 के बीच में किया गया था, बाई अल्बर्ट कैलमेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो आप सभी को ऑप्शन दे रखे हैं, पानी का बाष्पीकरण, लोहे का क्षरण, बर्फ का पिघलना, चीनी और रेत का मिश्रण। यानी कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि जो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद अपना जो रासायनिक संगठन है वो भी चेंज हो जाता है और एक नया पदार्थ प्रोड्यूस हो जाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जबकि भौतिक उसे बोलते हैं जिसमें उनकी मतलब एक तरह से जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस बिल्कुल नहीं होते, उनको बोलते हैं अपना फिजिकल चेंजेस। यानी कि तो पानी का बाष्पीकरण, यानी कि रिवर्स करेंगे इसको, तो बाष्पीकरण से अपन पानी गेट कर सकते हैं। लोहे का क्षरण, लोहे पर जंग लग जाता है तो वैसे ही अपन उसकी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी, इसलिए जो ये एक रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है? तो वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन को दर को क्या कहा जाता है? d/मिट्टी बराबर b। इसी के साथ मानव शरीर के किस अंग को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है? तो अनुमस्तिष्क आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि प्रेमस्तिष्क का एक भाग है, इसे ही छोटा मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है। एक आयनिक आबंध खाली जगह द्वारा बंधा होता है? तो आयनिक का आबंध यानी कि आयनों का एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन या स्थानांतरण, ट्रांसफर होना, यानी कि यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा विपरीत आवेशित आयनों का आकर्षण। यानी कि जब विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तब अपना आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है? तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण का बल है जो दो अपने पिंड है उनके द्रव्यमान, जैसे कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है F बराबर m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो m1 और m2 यहाँ पर क्या है, अपने जो क्या है पिंड है, तो उनका मास है, उनका मल्टीप्लाई केवल पृथ्वी और एक यानी कि किसी भी द्रव्यमान वाले दो निकायों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। कैन शुगर शर्करा का आणविक सूत्र क्या है? तो कैन शुगर का सूत्र है C12H22O11, जबकि इसको बोलते हैं सुक्रोस, ये शर्करा बोलते हैं इसको, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी के मग यानी गर्म चाय पीना आसान है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की क्या होती है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की क्या होती है, एक तरह से ऊष्मारोधी, यानी कि अपने अंदर ऊष्मा को एक तरह से जाने नहीं देती है, इस वजह से मिट्टी के गिलास में चाय पीना आसान है कंपेयर देन स्टील के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्निको को बनाने के लिए किस मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है? तो स्थायी चुंबक को एल्निको के धातु के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक के रूप में
कार्य करते हैं तो लाइकेन है जो कि शैवाल वगैरह है उनके वहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये एक प्रदूषण का ही संकेत है। वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? जब यह ऊंचाई से नीचे गिरती है तो ऊंचाई से जब गिरेगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी और एक तरह से स्पीड बढ़ेगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। नीचे आने पर बहुत ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे सोडा क्या है? तो पे सोडा एक प्रकृति में अम्लीय पदार्थ में पाया जाता है और जो अपन के भोजन को एक तरह से पचाने या फिर जैसे अपने पेट में गैसेस वगैरह है उनको बनने से रोकने के लिए, भोजन को पचाने के लिए एक तरह से जो अपनी एक्टिविटी है उनको सही कर देता है, तो ये एक अम्ल के रूप में होता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो आपको पता है कार्बन के 3 रूप है, कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो हीरा सबसे कठोर है जो कि विद्युत का क्या है? कुचालक है, यानी कि जो इसमें जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है इनका भी प्रवाह नहीं होता, इस वजह से ये क्या है, मतलब हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक। जबकि भाई ग्रेफाइट अपवाद है, ये एक तरह से हीरे का ही अपर रूप है, पर ये इनमें क्या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स गमन करते हैं, इसके कारण हीरा है जो वो ग्रेफाइट है वो क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण में एक आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और एक तरह से मैं बता दूं कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो बायां, लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा और राइट है वो बायां दिखाई देगा। बाकी जो जितने साइज मतलब जो जितने साइज का हम मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट सब मतलब अपना बिंब भी उतना ही बनेगा जितना कि अपना मतलब प्रतिबिंब उतना ही बनेगा जितना बिंब होगा। तो एक तरह से आप ये मान के सकते हो कि यदि आपको 5 मीटर की दूरी का कोई, जैसे 5 मीटर का कोई व्यक्ति है तो उसका लगभग उसको पूरा देखने के लिए आपके पास लगभग आधा यानी कि 2.5 मीटर का आपके पास क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए, तब जाके आपको वो पूरा इंक्लूड दिखेगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान कौन सा जीव है? तो वो कौन सा है? डॉल्फिन। सौर ऊर्जा खाली जगह ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है ये? गैर पारंपरिक। यानी कि पारंपरिक तो कौन कौन से हैं? जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। नवकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? नवकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिनका सीमित उपयोग कर सकते हैं अपन, दोबारा से हम उनको क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? नवकरणीय संसाधन। नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं के खालिस्तान के विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। कौन बताता है ये? ये बताता है विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क। तो ये इसका आंसर हो गया लैमार्क। इसी के साथ अपन नेक्स्ट अपन की जो बढ़ते हैं अपन कि सामाजिक के क्वेश्चंस आ गए। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की थी और लगभग इस दिन 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचकर लगभग 240 किलोमीटर की इन्होंने डिस्टेंस कवर की थी। 70 इनके जो साथी थे उनके साथ इन्होंने ये डिस्टेंस कवर की और वहाँ जाकर समुद्र के उबलते हुए समुद्र में से नमक प्रोड्यूस किया और अपना एक तरह से नमक कानून वहाँ पर तोड़ दिया, नमक बनाकर। तो नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चुनाव कौन करवाता है? ऑफिशियली बात है चुनाव आयोग ही करवाएगा। नेक्स्ट 1964 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की? तो ये की थी डीट्रिच बेंड्रिस ने। किसने? डीट्रिच बेंड्रिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव बढ़ा था? तो वो बढ़ा था भाई जर्मनी में। किसमें? जर्मनी में। जो लोग मानते हैं कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं अपन समाजवादी लोग, जो समाज के हित में चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अच्छा पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित करना चाहते हैं, यानी समाज के लिए जो अच्छा सोचते हैं उनको ही बोलते हैं समाजवादी। निम्न में से कौन सा विभिन्न देशों के बाज़ारों में एकीकरण की ओर ले जाता है? यानी कि यदि अपन को अपनी जो
मतलब अपना जो उत्पादन है वो बढ़ाना है, या फिर दूसरे लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन, दूसरे देश के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है या व्यापार करना है, तो आपको क्या करना होगा, विदेशी व्यापार करना होगा। तभी जो अपने नॉर्मल बाज़ार है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी कि उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, सब तरह से उनको प्रॉफिटेबल या प्रॉफिटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी राष्ट्र, कोई सा भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। ऐसा पर्टिकुलर वे में ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई धर्म हो। राष्ट्र का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं होती, बिल्कुल कोई सा भी धर्म अपना सकता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध की छाया में एक नरसंहार युद्ध प्रारंभ किया था? वो किया था भाई जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1914 में रूसी साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? तो किया गया था बेलारूस, यूक्रेन, फिनलैंड, उपरोक्त सभी को ही किया गया था। फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप कब पूरा किया था? ये किया था 1991 में। कब किया था? 1991 में। क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं अपन केंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता को कितने रूपों में साझा किया जाता है? 4 रूपों में इनकी शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है। पद त्याग या मृत्यु के कारण हुई रिक्तिकाओं को भरने के लिए केवल एक निर्वाचक क्षेत्र के रूप में क्षेत्र के लिए हुए चुनाव को कहा जाता है, उस चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव। बाकी अदर स्टेटों में क्या कहते हैं अपन? चुनाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के परिचयात्मक कथन को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है, क्योंकि इससे ही अपने संविधान को क्या जानते हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है अपनी। निम्नलिखित में से कौन किसी भी देश का सबसे बड़ी ब्याज लेने वाली संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मुख्य मांग के लिए खाली जगह के लिए होती है। इसके लिए उपरोक्त सभी नहीं आएगा, क्योंकि गांव में उद्योग स्थापित नहीं होते हैं, चीनी कारखाने भी नहीं चलते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? फसल उत्पादन के लिए ऋण लेते हैं लोग बाग। मानव विकास रिपोर्ट में खाली जगह शामिल होती है। मानव विकास रोड में सभी, जैसे कि जीवन की मूलभूत सुविधाएं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। आर्थिक गतिविधियों का निम्न में से कौन सा क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है? तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपना तृतीय क्षेत्र, क्योंकि अभी लोग कृषि पर भी कम ध्यान दे रहे हैं, लगभग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोगों का। इसलिए जो आर्थिक गतिविधियों का तीसरा फील्ड है उसको बोलते हैं अपन सेवा क्षेत्र, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र किस अधिनियम के तहत स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा कोपरा 1986। और जो उपरोक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1900, ये इसका ही एक प्रतिरूप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश कब दिए थे? तो लगभग ये दिए थे 1985 के आसपास। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विशिष्ट आकस्मिक योजनाओं में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके चरण है प्रारंभिक जागरूकता और संबंध निर्माण, ABCDE। यानी कि सबसे पहले अपन को प्रारंभिक जागरूकता और संबंध निर्माण करना होगा। इसके बाद सामुदायिक की रूपरेखा और रेखांकित करना होगा। भागीदारी के आधार पर स्थितियों का विश्लेषण, कार्यबलों का चयन, पूर्वाभ्यास या मॉक ड्रिल। ये सभी ऑप्शंस आपके क्या है? राइट है। सुनामी खाली जगह में अगोचर होती है, खुले समुद्र में होती है भैया अगोचर। ये कहाँ पर होती है? सुनामी क्या बोलते हैं? एक तरह से समुद्र के अंदर या लहरों के अंदर एक तरह से भूकंप ही होता है। लहरों के अंदर यानी पानी के अंदर जो भूकंप होता है वो आता है, तो इसे ही बोलते हैं अपन एक तरह से क्या बोलते हैं इसको? सुनामी।
नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, शीत दंत या फास्टवाइड पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा देते समय आपको क्या कदम उठाना चाहिए? तो सबसे पहले कदम कौन सा उठाना चाहिए? ऑप्शन अपने उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि गर्म हाथों से पैर की उंगलियों और कानों को ढके, बिल्कुल वेरी गुड। और फिर इसी के साथ प्रभावित क्षेत्र को गर्म करें, प्रभावित क्षेत्र को ढके, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी प्राकृतिक खतरों के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अपना गृह मंत्रालय, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन और रक्षा से संबंधित, आपदाओं से संबंधित वो कौन सा डिपार्टमेंट संभालता है? गृह मंत्रालय। बाकी रक्षा मंत्रालय वो एक तरह से जो भी अपनी सुरक्षा के लिए रणनीतियाँ वो प्रिपेयर करता है। वित्त मंत्रालय जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनसे रिलेटेड, और कृषि मंत्रालय कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, भारत के पहाड़ी इलाकों में सबसे आम प्राकृतिक आपदा या विपदाएँ कौन सी है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना भूस्खलन। यानी कि एक तरह से भूस्खलन किसे कहते हैं कि यानी मिट्टी या चट्टानों का गुरुत्वाकर्षण की कमी, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ एक तरह से बढ़ना, उनको क्या बोलते हैं अपन? मतलब भूस्खलन, भूस्खलन बोलते हैं। किनको बोलते हैं? कि जैसे मिट्टी या फिर चट्टानें एक तरह से, मिट्टी या चट्टानें एक तरह से जब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकने लगती है तो भूस्खलन आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ। बाकी मैथ का जो पोर्शन बचा है वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और आपको आई होप कि आपको क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी देख लेवे कि किस तरह का पेपर आने वाला है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का पेपर है जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है, तो काफ़ी अच्छा है टेक्स्ट बुक का। बहुत से लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, मैं भी इसी से पढ़ता हूँ, तो आप भी हो सको तो आप भी ले लेना। बाकी इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। और ये आपको मैं एक नोटिस करने लायक बात बता रहा हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताई और अभी भी बता रहा हूँ, कि यदि इस तरह का पेपर आया तो आपकी कट ऑफ 75 से प्लस ही जाएगी, यकीनन इतना ही जाएगी। क्योंकि एक किसी को ऐसे, और यदि लेवल पहले के जैसा आया तो आपकी कट ऑफ है लगभग जनरल की, ये मान के चलो 50 भी नंबर आए तो जनरल आप फाइट कर सकते हो। 61 की जगह यदि 55 नंबर भी हुए आपके तो फिक्स है कि आप जनरल फाइट कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।